बनता रहा है। अब जहां तक बात है सहयोगी पार्टियों की, तो वो सहयोगी पार्टी हमारे साथ है, एनडीए एकजुट है, एनडीए एक साथ है। उसके बाद जो भी सामने चीज आएगा वो हमारे केंद्रीय नेता उस पर लगेंगे, उस पर बैठ के बात करेंगे। अमृत जी, दिल्ली से तो अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए। सभी सीटों पर देखिए यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, 7 सीट पर। जी, दिल्ली हमारे लिए निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन जो एक बात सहयोगी दलों के बारे में उठी थी उस पर हमें गौर करना चाहिए। भाजपा क्या है, भाजपा के साथ जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, कहा जाता था कि शिवसेना बाल साहब ठाकरे के स्वाभाविक उनका अलायंस है। भाजपा ने अपने अलायंस शिवसेना को तोड़ने का काम किया, जेडीयू इनके साथ आई, जदयू में फुट इन्होंने डालने का प्रयास किया, जिससे बीच में नीतीश कुमार छोड़ के चले भी गए थे, दोबारा उनके घर वापसी हुई। इन्होंने लोजपा तक को नहीं छोड़ा, लोजपा को भी इस स्तर पर ला दिया कि लोजपा भी भतीजे और चाचा के बीच में टूट के रह गई। तो यह तो तोड़ने वाली पार्टी है। यह चाहती है कि देश में जो क्षेत्रीय दल है वो अब पनपे ही नहीं और उनको ये नेस्तनाबूद कर दे। तो अब यह चुनाव जो है क्षेत्रीय दलों के लिए आत्मावलोकन का भी है कि क्या वह भाजपा के साथ रहेगी या एक बेहतर विकल्प का इसका जवाब आपके बगल में बैठे हुए हैं आपके दोस्त आशुतोष तिवारी जी देंगे, क्या ऐसा है? जी, हमारा जो गठबंधन है वो विचारों से आधारित गठबंधन है। जो इंडी गठबंधन है वो मौके से बनी हुई गठबंधन है। नहीं, अमृत जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को पनपने नहीं देती है बीजेपी। आजसू भी एनडीए का हिस्सा है, इससे मैंने ये सवाल आपसे पूछा। जी जी जी, देखिए, एक दूसरे का सहयोग से ही आगे बढ़ा जाता है। जब हम गठबंधन करते हैं तो गठबंधन धर्म का ये होता है कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, और ये दिखा अभी चुनाव में। आपने देखा होगा कि आसू ने भरपूर सहयोग किया भाजपा का, और भाजपा ने भी हमें गिरिडीह में सहयोग किया, और इसका रिजल्ट हमें गिरिडीह में भी मिल रहा है, अन्य जगहों पर भी मिल रहा है। जैसा कि अभी दिख रहा है यूपी में, वैसा हाल तो यहाँ पर नहीं झारखंड में हो पाया। हम लोग परस्पर सहयोग से जो इस मुद्दे पर आधारित चुनाव लड़े और उसका रिजल्ट आ रहा है। 1-2 सीटों का हमें कमी हो रही है पिछले चुनाव से, लेकिन जनता किस ओर जाती है उस ओर ही फैसला होता है। तारिक जी, ये जो कुछ सीटों की कमी हो रही है एनडीए को, हालांकि 400 पार का नारा दिया था, इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, इसकी वजह हम जनता को, जनादेश को ये अपनी बात वहां तक नहीं रख पाए, या हमारे पर कहीं पर कमी रह गई होगी जो हम इस चीज को नहीं कर पाए, तो उस कमी को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक साफ सुथरी छवि लेकर के जनता के बीच में जाने का काम किया। उस छवि के आधार पर हम लोगों ने जनता से वोट मांगा। चलिए, तो अब जो भी जनता का फैसला है उसे स्वीकार करने के लिए तमाम पार्टियां तैयार हैं, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ है, एनडीए को नुकसान हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो रुझान अभी बता रहे हैं, लेकिन जो इंडी गठबंधन है उसे भले उसने सरकार वो ना बना पाए, लेकिन सीटों पर उसे बढ़त मिली है, और अगर इंटैक्ट रहती है इंडी गठबंधन तो अगले टर्म में उसे इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी एनडीए की ही सरकार बनती हुई फिलहाल जो रुझान है उससे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब कई रुझान हैं जो अब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। अपडेट के लिए हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। रंजन जी, क्या अभी फिलहाल और अपडेट मिल रहे हैं बिहार झारखंड से? झारखंड की बात करें तो अभी भी 9-5 ही है, मतलब कि 9 एनडीए के पक्ष में और 5 जो सीट है वो आपको इंडिया गठबंधन, लेकिन इन 5 में एक दुमका बहुत अहम है देखना, उसमें आंकड़ा क्या है, फर्क क्या है अभी? जी हाँ, अभी वही फर्क दिखाया जा रहा है। वही 11,000 वोटों की जो बढ़त है वो आपको नलिन सोरेन के पास है। इसके अलावा जो है वहाँ पर और कुछ दिखा नहीं रहा है। हालांकि पलामू में जो बढ़त है वो बढ़कर अब 2,40,000 के पास पहुँच गया है। खूंटी में जो बढ़त है वो 1,25,000 का है। आप चतरा में बढ़त हुई बीजेपी की बढ़ गई है, जो 67,000 था वो अब 73,000 हो गया है। हजारीबाग में 1,44,000 की बढ़त है। कोडरमा में बढ़त 1,49,000 की हो गई है। हालांकि रांची में जो 1,06,000 की बढ़त थी वो थोड़ा कम होकर 1,04,000 तक आ गई है। और जमशेदपुर में विद्युत बरण महतो 1,77,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गिरिडीह में वही 67,000। धनबाद में 1,09,000 की बढ़त ढोलू महतो के पास। गोड्डा में जो है निशिकांत दुबे ने अपनी बढ़त बढ़ा ली है, 73,000 वोटों से अब वो आगे चल रहे हैं। और दुमका और राजमहल में जो है वो जेएमएम आगे चल रहा है।
देखिए, जयराम के बारे में एक बात बता दूं कि उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा वोट लाए हैं, तो ये एक बड़ी बात है कि JBKSS प्रत्याशी जयराम महतो ने 2,05,000 वोट जो है गिरिडीह में लाए, बल्कि उससे अब ज़्यादा हो चुका होगा। देवेंद्र महतो ने भी रांची में अच्छा प्रदर्शन किया है और वो भी जो है 81-82 हज़ार वोट उनके पास भी आ चुका है। संजय मेहता JBKSS के प्रत्याशी, उन्होंने हजारीबाग में 70,000 वोट लाए हैं। यहाँ तक कि धनबाद में इखलाक जो कि JBKSS के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी 29,000 वोट जो है वो लाए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो JBKSS के प्रत्याशियों ने जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया है। कोई सीट पर भले ही वो लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां उन्होंने चुनाव लड़ा है उसमें से जो ये कुछ सीटें हैं वहां पर उनके प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए, तो ये आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों के साथ अगर 5 सीटें हटा दें तारिक जी, तो ये तो बड़ा झटका है झारखंड में एनडीए को। अभी पूर्ण रूप से बहुमत का चलिए, नहीं मानते दुमका सीट को चलिए हम किनारे कर दें, लेकिन बाकी चारों पर जो लाख के आसपास है फासले, क्या वो पट पाएंगे अब अगले राउंड में? देखिए, अभी पूरे राउंड का जो गिनती समाप्त नहीं हुआ है उसमें भी कुछ कमी बेशी हो सकती है। और जहां तक बात है कि ठीक है, अगर हमारी ये 4 सीट जा रही है तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करेंगे, खुले मन से इसको स्वीकार करेंगे और इसकी जो भी चीज होगी उसकी हम लोग सारी चीज पर कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अमृत जी, क्या लगता है जो 5 सीटें अगर हम मान लें कि इंडी गठबंधन के खाते में जा रही है, उम्मीदें ज्यादा की थी लेकिन पिछली बार से तुलना करें तो बेहतर प्रदर्शन कहेंगे इसे? देखिए, निश्चित रूप से पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा सीटों का आशा लेके चले थे। हम लोग प्रयास करके चल रहे थे कि 8 से 9 सीट हम झारखंड में जीत के आएंगे, लेकिन 5 सीट है, ठीक है। इन 5 के अलावा किस सीट पर और नजर थी? मैंने आपको बताया है कि जिससे हम लोग धनबाद भी लेके चल रहे थे कि धनबाद हम अच्छा करेंगे, हजारीबाग अच्छा करेंगे। लेकिन इसके लिए नहीं लगता बहुत लेट किया आप लोगों ने प्रत्याशी के चयन को लेकर, वक्त नहीं मिला चुनाव प्रचार का? एक कारण हो सकता है, लेकिन आप इसे देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टियों में प्रायः जब प्रत्याशियों का निर्णय होता है वो अंतिम घड़ी में ही होता है, तो ये एक बहुत कारण नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हम जनता के बीच उस तरह से नहीं जा पाए। अपने जो हमारा संकल्प था, जो हमने न्याय पत्र था, जो हमने गारंटियों की बात की थी, वो सही तरीके से जनता के बीच। दूसरी सबसे जरूरी बात थी जो भाजपा ने किया, भाजपा ने लगातार चुनाव के प्रारंभ के साथ ही ध्रुवीकरण का प्रयास किया। उसने प्रयास किया, प्रधानमंत्री लगातार अपनी जनसभाओं में वो हिंदू मुस्लिम लगातार हिंदू मुस्लिम कहे जा रहे थे, वो घुसपैठियों की बात कर रहे थे, वो मंगलसूत्र छीन जाने की बात कर रहे थे। तो ये सब जो था वो एक ध्रुवीकरण का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम में जनता बटी। अगर ये नहीं होता, निष्पक्ष रूप से चुनाव होता, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हजारीबाग सीट भी हम जीत के आते। हजारीबाग हमारा जीतने लायक सीट था, चतरा हम जीत सकते थे, धनबाद हम एक बेहतर कंडीशन में थे। आप क्या कहेंगे आशुतोष जी? जो अभी 4-5 सीटों में इंडी गठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है, यहाँ की जनता भोली भाली है और ये 5 सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, ST रिजर्व क्षेत्र हैं और जिस तरह से बरगलाने का काम किया गया तो बातों में फंस के जनता ने इन्हें वोट कर दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी आते हैं सभा के दौरान सरना कोड की बात करते हैं, अपना ये लंबी चौड़ी मैनिफेस्टो में उसे लेके नहीं आते हैं। जिस प्रकार 2013 में सुदर्शन भगत जो लोहरदगा के सांसद थे वो सदन में उठाए थे सरना कोड के बारे में, उसको एक सिरे से मनमोहन सरकार खारिज कर चुकी थी कि बहुत सारे ट्राइब हैं, इसमें से बहुत सारे धर्म मानते हैं, तो एक सरना कोड कैसे दिया जाएगा बोल के। हमारे लोहरदगा के जो विधायक थे, दिवंगत विधायक कमल किशोर भगत, सबसे पहले उन्होंने झारखंड के विधानसभा में ये सरना कोड के बारे में बात उठाने का काम किया था। तो इस बार भोली भाली जनता इस तरह से फंस के इस प्रकार भोली भाली जनता फंस के थोड़ा सा गुमराह हो गई, लेकिन बार बार ये नहीं चलेगा सरकार ना, तो क्यों नहीं सरना कोड आया फिर? जी 10 साल तो एनडीए की सरकार थी, फिर सरना कोड क्यों नहीं मुद्दा बना, क्यों नहीं उसे लाया गया? जी उस समय इस प्रकार की मांग भी नहीं उठी और वहाँ पर विचार मंथन चल रहा था। उसका पूरा जानकारी जिस प्रकार से 2013 ईस्वी में बतलाया गया था संसद में कि बहुत सारे ट्राइब हैं और
एक कोट नहीं दिया जा सकता, तो वो तो बहुत उस विचार बात से विमर्श कांग्रेस और सरकार की उस विधिक राय बात लेने से वाली इत्तेफाक रखते हैं। विधिक राय लेने अमृत के जी लिए क्या कहेंगे? तो सही से जवाब आशुतोष जी नहीं दे पा रहे हैं कि अब नहीं कर रहा है। आशुतोष जी का जो जवाब था, अगर आप उसे सही रूप से समझे तो ये इनका कहना था कि ये सरना धर्म कोड का विरोध करते हैं। जी नहीं, लगातार इन्होंने कमियों को दर्शाया। जी नहीं, इस कारण से हम ये कहे थे कि हमारे लोगों के द्वारा सरना कोड के बारे में उठाया गया था, जिसको आपने नहीं किया। अब 2013 ईस्वी में 2009 ईस्वी में इस प्रकार से हम लोग झारखंड विधानसभा से सांसद तक सरना कोड के बारे में बात रखी, लेकिन आपने नहीं किया। आपने इस बार मैनिफेस्टो में भी उसको लाने का काम नहीं किया। लेकिन जब सभा में जाते हैं, सामने आदिवासियों की भीड़ देखते हैं, तो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम दे देंगे, हम सरना कोड दे देंगे। ये बरगलाने का काम किया गया है। आप चारों पांचों सीट में आपने पास करने का कोई प्रयास नहीं बताया। ट्राइबल सीट में आप चारों पांचों सीट में अगर आप जीत के आ रहे हैं, इस मुद्दे पर अगर जीत के आ रहे हैं, तो आगे देखने वाली बात होगी कि आप आगे इसके लिए क्या करते हैं। हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुदेश कुमार महतो, उनका हमेशा से सरना कोड के पक्ष में मत रहा है। हमेशा से सरना कोड के पक्ष में शामिल हैं, तो क्यों नहीं अपनी बात मनवाई? तारिक जी, क्यों सरना कोड पर क्या बीजेपी की क्या स्पष्ट रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सरना कोड पर कोई भी विरोध नहीं किया, कभी विरोद नहीं जताया, समर्थन किया। जी बिल्कुल समर्थन किया। तो फिर 10 सालों में क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये सारी चीजें राज्य के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी। ये वहाँ पर अपने कैबिनेट में इस चीज को लाते हैं, ये वहाँ पर इसको ये करते, उसके बाद वहाँ पर केंद्र के द्वारा उनको अगर नहीं समर्थन मिलता है, वहाँ पर नहीं प्रस्ताव होता है, तब ये भारतीय जनता क्या पार्टी अमृत जी राज्य सरकार ही संजीदा नहीं थी कि सरना धर्म बिल्कुल सरकार संजीदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आधे अधूरे ज्ञान के साथ बैठ गए हैं। इनको मालूम करना चाहिए कि सरना धर्म कोड बिल जो है कैबिनेट से पास होकर केंद्र के पाले में भेजा गया था। अब केंद्र के ऊपर था कि वो इसे पास करती, रोका गया है केंद्र के माध्यम से। नहीं, तो ये कहा जाता है ना कि त्रुटिपूर्ण है, तो क्यों त्रुटिपूर्ण जाता है? ये तो बताएं, ये बताते हैं कि ये आपकी त्रुटि है, हम उसको सुधार करके भेजते हैं। आप उलझाने के लिए, रोकने के लिए लगे हुए हैं। आपकी मंशा ही नहीं है कि सरना धर्म कोड बिल पास हो। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं सरकार सिर्फ आई वॉश करती है, त्रुटिपूर्ण जानकर भेजा जाता है। अरे जब यहाँ से कैबिनेट से पास होकर चला गया आपके पास, तो आप बताते ना, आप अपना प्रयास दिखाते कि क्या आपने प्रयास किया। क्या राज्य सरकार ने इस मामले में अपनी संजीदगी दिखाते हुए चुनावी कार्यकाल में आपने प्रयास किया? किसी भी सीनियर क्या ये राज्य सरकार ने अपनी सरना धर्म कोड बिल पास करेगी? केंद्र सरकार से पूछने का किसी भी सीनियर लीडर ने, क्या प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में कहा कि वह सरना धर्म कोड बिल यहाँ के आदिवासियों को प्रदान करेगी? नहीं, उनकी मंशा ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वो बांटते रहें और बांट करके लोगों में भ्रम पैदा करते रहें। वो तोड़ने वाली पार्टी है। चलिए, तो इस मुद्दे पर अगर चर्चा की जाए तो बहुत लंबी चर्चा और बहस चलेगी, तो आप लोगों के पास भी वक्त नहीं है। फिलहाल तारिक जी, आशुतोष जी, अमृत जी और पल्लवी जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि कौन आगे और कौन पीछे हो रहा है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल जो आंकड़े हैं, उससे एनडीए सरकार बनाती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल नहीं किया है, उसे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी और एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। झारखंड में भी 14 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बाकी की जो 5 सीटें हैं उनमें एक सीट अगर दुमका को छोड़ दे तो बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत पक्की नजर आ रही है। लेकिन दुमका में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। हो सकता है जब अगले राउंड के ईवीएम खुले तो वो बाजी पलट सकती है, लेकिन फिलहाल अभी 5 और 10 का रेशियो यहाँ पर नजर आ रहा है और इस बार का मुकाबला काफी टफ और काफी दिलचस्प नजर आया झारखंड में भी और पूरे देश में भी। उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है बीजेपी को और वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी बढ़त, एक अच्छी लीड ली है। यहाँ हजारीबाग में झारखंड की अगर बात करें तो हजारीबाग लोकसभा से मनीष जायसवाल जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं और जेपी पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी से ये आए थे कांग्रेस में, लेकिन ये यहाँ से पीछे हो गए हैं। इसके अलावा कई सीटें हैं जिन पर बीजेपी आगे चल रही है और ये निर्णायक
मोड़ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे पलामू में बहुत ज्यादा आंकड़े से विष्णु दयाल राम, बीडी राम आगे चल रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट। यहां ममता भूंइया आरजेडी से उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। वहीं खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वो पीछे चल रहे हैं। ढुल्लू में तो हैं बीजेपी से धनबाद के कैंडिडेट, वो भी आगे चल रहे हैं। यहाँ अनुपमा सिंह कांग्रेस की कैंडिडेट, हालांकि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी लेकिन इन्होंने अच्छी टक्कर दी है। वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं। नजर आ रही है, वहां जश्न का माहौल शुरू हो गया है। चिराग पासवान ने भी जीत हासिल कर ली है। बिहार में 3 सीटों पर बेतिया से संजय जायसवाल ने जीत दर्ज की है, गया से जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज कर ली है। 3 सीटें बिहार में क्लियर हो गई हैं और लगभग जिनमें अच्छी खासी बढ़त है वो सीटें भी तय मानी जा रही हैं। हालांकि अब आखिरी राउंड तक तो इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि वाकई में किसने जीत हासिल की है या कौन लीड लेने के बाद भी पिछड़ता हुआ नजर आया है। और ये आंकड़े तमाम अब तक हम पहुंचा रहे हैं, फौरन अपडेट करा रहे हैं। पूरे देश भर में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है। 7 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अभी रुझान है और नतीजों में तब्दील होने तक क्या ये रुझान बरकरार रहते हैं, ये भी लगातार इस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। बिहार में लोजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 सीटों पर लोजपा की बढ़त बिहार में नज़र आई है। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खगड़िया में लोजपा के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी हाजीपुर में आगे हैं, लेकिन वो जीत उनकी सुनिश्चित मानी जा रही है। जो मार्जिन है या जो आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यूपी में बीजेपी को थोड़ी निराशा हाथ लगी है। बंगाल में जो उम्मीदें थी बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन की, उतनी ज़्यादा वहाँ प्रदर्शन बिहार में बेहतर नहीं हुआ है। और जो आंकड़ा अभी फिलहाल दिख रहा है, एनडीए 290 सीटों पर आगे दिख रही है और 2 सीटें जीत चुकी है, तो टोटल 292 सीटों पर है। जबकि इंडिया का प्रदर्शन भी बहुत बेहतर रहा है। 231 पर फिलहाल इंडिया अभी आगे चल रही है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन ने भी जीत ली है और अदर्स में 17 हैं जिन्होंने बढ़त बनाई हुई है। तो ये पूरा आंकड़ा जो देश भर में फिलहाल नजर आ रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी होगी या फिर इंडिया गठबंधन अलायंस पार्टियों को जो एनडीए का हिस्सा रही हैं उन्हें तोड़ पाने में कामयाब रहेगी। कई तरह की अब खबरें चलने लगी हैं। जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं आया है, उसके बाद ये भी कयास लगाए जाने लगे जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं, क्या वो अभी इंटैक्ट रहेंगी एनडीए के साथ या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा सकती हैं। हालांकि इस बार अभी बहुत कुछ है और फाइनल आंकड़े अभी नहीं आए हैं।